नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, टीआरपी घोटाले का पर्दाफाश होने से ये बात अब जगजाहिर हो गई है कि रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी नंबर 1 बने रहने के लिए किस हद तक नीचे उतर सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के हथकंडे आजमाए हैं और उंगलियां उठी हों। आज मीडिया वॉच में हम रिपब्लिक टीवी की इन्हीं कारगुजारियों की पड़ताल करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हाथरस के मामले में न्यूज़ चैनलों ने जिस तरह की पलटी खाई वो क्यों खाई और कैसे खाई। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी गौर करेंगे जिसमें उसने केंद्र सरकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में उसके रवैये के चलते झाड़ पिलाई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। अब ये बिल्कुल साफ हो चला है कि रिपब्लिक टीवी और उसके सर्वे सर्वा अर्णब गोस्वामी अपने चैनलों को नंबर 1 बनाए रखने के लिए, उनको सबसे आगे रखने के लिए हर किस्म के हथकंडे आजमा रहे हैं। उन्होंने कंटेंट के साथ जो छेड़छाड़ की है, जिस तरह का कंटेंट बनाया है, जिस तरह का उन्माद उसमें भरा है, जिस तरह की प्रोपेगंडा पत्रकारिता उन्होंने चलन में लाई है, इसके लिए तो वो जिम्मेदार हैं ही। वो एक और भी बड़ा अपराध है। लेकिन अब ये भी पता चल गया है कि रेटिंग के लिए वो जो पूरी रेटिंग सिस्टम है टीआरपी का, उसका भी दुरुपयोग करने पर वो उतर आए थे, जो कि गैर कानूनी है और अनएथिकल तो है ही। मुंबई पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक रिपब्लिक टीवी के लोग उन लोगों को पैसा दे रहे थे, दर्शकों को पैसा दे रहे थे, जहां पर टीआरपी नापने वाले मीटर लगे थे, जिन्हें पीपल्स मीटर कहा जाता है। हम आपको बता दें कि पूरे देश भर में जो टीआरपी देने वाली एजेंसी है बार्क, BARC, उसने करीब 40 से 45 हज़ार मीटर पूरे देश भर में अलग अलग इलाकों में घरों में लगा रखे हैं और उनमें जो उन घरों के लोग देखते हैं उसके आधार पर तय करता है वो कि किस चैनल की क्या रेटिंग है। तो अगर कोई चैनल ये पता कर ले कि किसके घरों में, किन के घरों में ये मीटर लगे हैं और उनसे एक तरह का ये डील कर ले कि वो उसका चैनल देखेंगे, बदले में उसको पैसे दिए जाएंगे, तो जाहिर है कि उसकी टीआरपी बढ़ती चली जाएगी। तो रिपब्लिक टीवी ने यही करने की कोशिश की थी, यही कर रहा था मुंबई में। और हंसा रिसर्च नाम की जो एजेंसी है, जो इस रेटिंग देने वाली एजेंसी बार्क के लिए काम करती है, डाटा कलेक्शन का, उसके आदमियों को पकड़कर उसके ज़रिए उन घरों तक पहुंच बनाई, पैसे दिए और जाहिर है कि उसी से उसकी टीआरपी में एक ज़बरदस्त उछाल आया। तो पैसे देकर टीआरपी खरीदने का खेल इस चैनल ने और इस चैनल के जो सर्वे सर्वा है अर्णब गोस्वामी ने किया। ये इस पूरी जांच पड़ताल से सामने आया है मुंबई पुलिस की। अब जब ये मामला सामने आया तो जाहिर है कि अर्णब गोस्वामी बुरी तरह से खींच गए, बौखला गए और उन्होंने एक दूसरा मामला खड़ा करने की कोशिश की एफआईआर को लेकर, जिसमें इंडिया टुडे का नाम था। लेकिन हम ये आपको बता दें कि एफआईआर में नाम होना अलग बात है, जो कि एफआईआर पहले हंसा रिसर्च ने ही की थी और उसे ये जानकारी मिली थी कि इस तरह का कोई खेल हो रहा है और उसने इंडिया टुडे का नाम लिया था। लेकिन जब जांच की गई, हंसा रिसर्च के आदमी ही उसमें शामिल थे, जब उनकी पहचान हुई, उनकी पकड़ धकड़ हुई, तो सारा मामला खुल गया और पता चला कि महाराष्ट्र के 2 चैनल और रिपब्लिक टीवी के चैनल और ये काम करवा रहे थे। तो अब ये पर्दाफाश हो चुका है। अब ये इसको छिपाने के लिए अर्णब गोस्वामी रोज़ शाम को अपने प्राइम टाइम में चीखते चिल्लाते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि पूरा देश उनके साथ है, उनके इस फर्जीवाड़े के साथ है। भी बहुत सारे लोग जो उनके अंधभक्त हैं, ये सरकार भी उनके साथ है और जेपी नड्डा ने भी उनके पक्ष में बयान दिया है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी है और क्यों ना खड़ी हो, वो भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है जो मुंबई पुलिस ने अनर्थ की है, उजागर की है और अभी तो जांच चल ही रही है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी और ये चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं कि हंसा रिसर्च के उन 2 आदमियों ने ये खेल कर रहे थे। जिन घरों को पैसे दिए गए थे उनके नाम भी सामने आ गए हैं और ये पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। तो ये मामला अब खुल चुका है, अर्णब गोस्वामी फंस चुके हैं।
तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को अपने पापों पर पर्दा डालना है, इसलिए वो अपनी टीआरपी खोरी की या टीआरपी खोर में जो वो है उसकी चोरी को छिपाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। अब उनके जो पक्षधर हैं वो एक तर्क ये दे रहे हैं कि मुंबई अकेले में खेल करने से क्या इतनी टीआरपी बढ़ जाती है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो टीआरपी का सिस्टम है उसमें दिल्ली और मुंबई के का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए अगर मुंबई और दिल्ली में इस तरह की छेड़छाड़ कर ली जाए तो टीआरपी में ज़बरदस्त उछाल आ सकती है। दूसरा इसका जवाब ये है कि आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि ये खेल अर्नब गोस्वामी केवल मुंबई में कर रहे होंगे, दूसरे इलाकों में भी, दूसरे जहाँ पर बड़े शहर हैं जहाँ पर इस तरह के मीटर लगे हैं वहाँ भी इस तरह की डील उन्होंने की होगी और इस तरह का खेल कर रहे होंगे। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि मैं भी कई चैनलों का हेड रह चुका हूँ और एक चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस का जब मैं हेड था तो मेरे पास भी कुछ लोग ऐसा प्रस्ताव लेकर आए थे कि अगर आप कुछ पैसे खर्च करें तो हम जहाँ पीपल्स मीटर लगे हैं वहाँ पर आपका चैनल दिन रात चलता रहेगा और आपकी टीआरपी में उछाल आ जाएगी। हमने वो सौदा नहीं किया क्योंकि हमें वो गलत लगता था, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल करते रहे हैं। इंडिया न्यूज़ का नाम आया है, इंडिया टीवी का नाम आया है, दक्षिण के कई चैनलों के नाम आ चुके हैं और कई बार ये रैकेट का खुलासा भी हो चुका है। तो पहले जब टाइम नामक एजेंसी ये करती थी तब भी ये होता था और ये इसको रोकने के लिए बार्क बनी, लेकिन उसके देख रेख में भी उसके बावजूद ये सब हो रहा है। तो ये साफ है कि इस तरह का खेल चल रहा है और इसमें चैनल्स शामिल हैं और टीआरपी वार इसीलिए गरमाती जा रही है क्योंकि टीआरपी के ज़रिए विज्ञापन मिलते हैं, टीआरपी से आपका मार्केट में रुतबा बनता है। तो अपने आप में टीआरपी ही एक बड़ा घोटाला है। जो घोटाला अर्नब गोस्वामी या उनका चैनल या दूसरे चैनल करते रहे हैं वो एक घोटाला है। कंटेंट के साथ जो बहुत बड़ा घोटाला टीआरपी के ज़रिए किया जाता है वो एक घोटाला है। तो पूरा जो रेटिंग सिस्टम है अपने आप में एक बड़ा घोटाला है और इसने पूरे न्यूज़ इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है, उसे पटरी से उतार दिया है, उसका कंटेंट ख़राब कर दिया है, उसके कंटेंट को फार्मूलेबाजी में बना दिया है। वो ज़्यादातर ऐसे हल्के फुल्के विषय लेती है जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा लोगों को उकसाते हैं देखने के लिए, लेकिन गंभीर खबरें, गंभीर बहसें इसीलिए टेलीविज़न से बाहर होती चली गई हैं क्योंकि टीआरपी का दबाव मालिकों पर भी है, संपादकों पर भी है, पत्रकारों पर भी है। तो मार्केटिंग के ज़रिए ये टीआरपी पूरे कंटेंट को बदलती रही है। मैं चूँकि ये गहराई से इसका अध्ययन कर चुका हूँ, इस पर मेरी डॉक्टरेट है टीआरपी और टेलीविज़न के न्यूज़ के रिश्तों पर, इसलिए मैं इस बारे में आधिकारिक तौर पर आपको बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया भर में जो जहाँ जहाँ भी ये टीआरपी का सिस्टम है उसने वहाँ के टेलीविज़न न्यूज़ को बुरी तरह से प्रभावित किया है, बर्बाद किया है, उसे छिछला बना दिया है, हल्का बना दिया है और वो एक समाज विरोधी कंटेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। वो लोकतंत्र के विरोध में खड़ा है और बाज़ार के लिए वो कंटेंट बनाता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि उससे देश का हित होगा कि नहीं, समाज का हित होगा कि नहीं, लोकतंत्र बचेगा या ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये जो घोटाला है, मैं कहता हूँ जो अर्नब गोस्वामी कर रहे थे या दूसरे चैनलों ने किया, वो तो बहुत छोटा घोटाला है। दरअसल टीआरपी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है जो बाज़ारवाद से आई है और पूरे चैनलों को अपने दुष्चक्र में फंसा चुकी है और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता इसलिए भी नहीं दिख रहा है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि उससे निकले, क्योंकि ऐसे चैनलों से उसका फ़ायदा होता है। ऐसे चैनलों को दबाकर वो अपना एजेंडा आगे बढ़ाती है और पूरे जो बाज़ारवाद है, आर्थिक उदारवाद, उसका एजेंडा भी यही चैनल आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए आपको उसमें किसानों की, मज़दूरों की खबरें बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, गरीबों की खबरें नहीं दिखेंगी। आम तौर पर ऐसी खबरें दिखेंगी जिसमें बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लिया जाता है, आम लोगों का पक्ष नहीं लिया जाता है। तो ये पूरा खेल जो टीआरपी का है इसको समझने की ज़रूरत है। ये टीआरपी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री के चरित्र को बदलने वाला औजार है, हथियार है, जो बाज़ार इस्तेमाल करता है और जो सरकार भी इस्तेमाल करती है। विज्ञापनों के ज़रिए,
दबाव बनाकर, प्रभाव बढ़ाकर, तमाम तरह से। तो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी में इसीलिए ये न्यूज़ चैनल आपको दिखते हैं। तो टीआरपी की व्यवस्था जब तक रहेगी, आप ये मान के चलिए कि ये चैनल जिस दौर में पहुंच गए हैं पतन के, उससे उबरना उनका एक तरह से नामुमकिन है। तो आप अर्णब गोस्वामी को खलनायक मानिए, आप अर्णब गोस्वामी की तरह के जो क्लोन दूसरे चैनलों में बैठे इसी तरह से दिन रात नफरत और जहर उगलते रहते हैं, उनको खलनायक मानिए, उन चैनलों को खलनायक मानिए, लेकिन सबसे बड़ा जो खलनायक है वो टीआरपी है, टीआरपी का खेल है। और इससे भी बड़ा एक और खलनायक है, वो सरकार है, शासक वर्ग है, जो इस तरह के खेल को चलते रहने देना चाहती, उसमें कहीं रोक टोक नहीं लगाना चाहती, चैनलों को कसना नहीं चाहती, और जब कसने की बारी आती है तो पीछे हट जाती हैं। इसीलिए हम अगर पूरी पिक्चर को देख रहे हैं तो पूरी तस्वीर के एक छोटे से हिस्से को देखकर चुप न रह जाएं। हमें पूरी तस्वीर को देखकर उसके हिसाब से सोचने और कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पहला कदम तो ये है कि ऐसे चैनलों, ऐसे एंकर, ऐसे प्रोग्राम का बहिष्कार करो, तो अपने आप इनकी टीआरपी पर चोट पड़ेगी, तब जाकर चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। और दूसरा, सरकारों पर, चैनलों पर दूसरे तरह से जो दबाव बनाने की कोशिश है वो होनी चाहिए, ताकि अर्णब गोस्वामी और इस तरह के लोग, झूठे लोग, झूठा कंटेंट देने वाले, उन्माद फैलाने वाले चैनलों को बहुत ज़्यादा महत्व न मिले, वो हाशिए की तरफ धकेल दिए जा सके। दोस्तों, जब हाथरस की बलात्कार पीड़िता की मौत हो गई थी तो उसके बाद एक जलजला सा आ गया था पूरे मीडिया में, और एक नई चेतना का जैसे हम लोग दर्शन कर रहे थे कि देखिए अब चैनल जाग गए हैं, अब बदल रहे हैं। और जैसे निर्भया कांड में उन्होंने एक अग्रिम भूमिका निभाई थी, अब इस मामले में भी वो एक दलित लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसकी जीभ काटी गई, उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया और इसके एक तरह से हत्या कर दी गई, उसके मामले में भी अब वो मशाल लेकर निकल पड़े हैं। तो शुरू में कई चैनल बिल्कुल ऐसा लगा कि वो धर्म युद्ध के रास्ते पर हैं और झंडा लेकर चल रहे हैं, और अब आर पार की लड़ाई के लिए वो मन बना चुके हैं। हालांकि उसी दौर में कुछ चैनल ऐसे थे जो इस अभियान से बिल्कुल कटे हुए थे। ये गोदी मीडिया के से भी ज़्यादा आगे के चैनल हैं, भक्त चैनल हैं, जो कि किसी भी सूरत में पीड़ितों के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, वो खड़े होते हैं पक्ष में सरकारों के, और उस विचारधारा के और उस संगठन और उस पार्टी के जिसके लिए वो अपनी वफादारी हमेशा साबित करने में लगे रहते हैं। तो उन चैनलों का रुख तो तब भी वही था, तब भी वो योगी सरकार की वकालत कर रहे थे, मोदी सरकार की वकालत कर रहे थे, उनकी बचाव में खड़े थे, और पीड़िता को खलनायक बनाने की कोशिश हो रही थी, पीड़िता के चरित्र हनन की कोशिश हो रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद हमने ये देखा कि वो जो जिहादी तेवर लेकर चलने वाले चैनल थे, एकदम से सिर के बल खड़े हो गए, पलट गए। उनकी जो एडिटोरियल पॉलिसी थी वो बदल गई। इसलिए नहीं बदल गई कि दूसरे तथ्य आ गए, दूसरी ऐसी जानकारियां आ गई जिससे उनको लगा कि वो गलत रास्ते पर थे और उन्हें अपना रास्ता सुधार लेना चाहिए, बल्कि इसकी वजह जो थी वो ये थी कि उनको उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा धमकाया गया। उनको ये कहा गया कि आप ऐसी कोई चीज़ न करें जिससे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो, उनकी राजनीति प्रभावित होती हो, उनकी छवि खंडित होती हो, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सबक सिखाया जाएगा। ये अंदर खाने दिया गया, और एक ही दिन बाद हमने देखा कि वही चैनल दूसरी लाइन लेकर अपना कवरेज शुरू कर चुके थे। अब उन चैनलों का रवैया क्या हो गया कि वो जो अभियुक्त थे उस पीड़िता के साथ रेप करने के और उसकी हत्या तक करने के लिए, उनके पक्ष को सामने लाने की एक रणनीति के तहत आगे बढ़ने लगे, उनकी बात की जाने लगी, उनके जो पक्षधर थे उनको मंच मुहैया कराया जाने लगा, और एक एक करके ऐसे वीडियो, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे तथ्य झूठे गढ़े हुए सामने रखे जाने लगे, जिससे ये लगे कि दरअसल पीड़िता तो चरित्रहीन थी, उसका इन अभियुक्तों के साथ कुछ अफेयर वगैरह था, और वो उनके बीच फ़ोन में बातचीत होती थी वगैरह वगैरह। कुछ वीडियो भी ऐसे मनगढ़ंत वीडियो आ गए, जैसे वो जिस दिन ये घटना हो रही थी
14 सितंबर को, उस समय वो वीडियो बनाया हुआ था। तो ये फर्जीवाड़ा बहुत इस तरह से टीवी चैनलों ने भरना शुरू कर दिया, जिससे पूरा मामला मटियाया गया और लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सच क्या है। क्या वो लड़की और उसके घर वाले सच बोल रहे हैं, या फिर अभियुक्तों को फंसाया जा रहा है, अभियुक्त के घर वाले जो बोल रहे हैं वो सच है। तो एक तरह की लामबंदी सवर्णों ने उस इलाके में कर दी, ठाकुरों ने उस इलाके में कर दी, और उन चैनलों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया जो कि पीड़िता के पक्ष में खड़े थे, और मजबूरन वो चैनल भी अपने पक्ष को बदलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना रवैया, अपने तेवर बदल डाले। तो आप देखिए कि किस तरह से हमारे मीडिया की जो रीढ़ की हड्डी है कितनी कमज़ोर है, कितनी लचीली है कि एक दलित लड़की के साथ इतनी दुर्दांत वारदात होती है, नृशंस वारदात होती है, और उस मामले में भी वो खड़ा नहीं रह पाता है, क्योंकि उसके ऊपर सत्ता का दबाव आ जाता है, और सत्ता के साथ जुड़े संगठनों का दबाव आ जाता है। सत्ता का जो वोट बैंक है, या सत्ता को जो जातियां समर्थन दे रही हैं, उनके साथ वो उनके दबाव में आ जाता है और अपनी पूरी रणनीति ही बदल देता है, अपनी संपादकीय नीति बदल देता है, सरेंडर कर देता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा मीडिया, आज का मीडिया इस तरह का मीडिया है जिससे आप इतनी बुनियादी एक छोटी सी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कम से कम ऐसे मामलों में तो वो ज़्यादा संवेदनशील होगा, ज़्यादा दृढ़ता दिखाएगा, और सत्ता के सामने तनकर खड़े होने की थोड़ी हिम्मत उसमें होगी। वो इस तरह का बिल्कुल मीडिया नहीं है। ये टीआरपी की वार थी। अब ऐसा लगता है जिसकी वजह से शुरू में वो चैनल एकदम से जिहादी हो गए थे, और चूंकि उन्हें लगा था कि ये मसला ऐसा खड़ा हो गया है कि इसमें उनको टीआरपी मिलेगी, और टीआरपी की होड़ में जो पिछड़ गए थे दूसरे चैनल को, उसको वो पटखनी दे देंगे। लेकिन जब बाद में दबाव पड़ा तो ये टीआरपी का जो लोभ था वो भी उन्होंने छोड़ दिया, और एक तरह से समझौता कर लिया सत्ता के साथ भी, और अपनी जो टीआरपी की जो भूख थी उसके साथ भी। तो ये एक बड़ा ही विचित्र सा और बड़ा ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण पूरा विवाद था, पूरा कवरेज था। इसको अलग से, गंभीरता से, गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे मीडिया इंडस्ट्री के चरित्र को एक नए ढंग से हमें दिखाता है, और ये नई कहानी कहता है कि एक चैनल, अगर कुछ चैनल किसी भी वजह से इस तरह का स्टैंड लेते भी हैं, तो उन पर जब दबाव पड़ता है तो किस तरह से बिलबिलाकर चुप हो जाते हैं। तो ये बड़े चैनलों की बात कर रहे हैं हम, जो कि राष्ट्रीय चैनल कहे जाते हैं, जो कि नंबर 1 की पोजीशन पे सालों साल रहा है, वो इस तरह से अपना एक सरेंडर कर देता है। तो ये इस बात को हमें अपने जहन में लिख लेना चाहिए कि आज का मीडिया कितना लिजलिजा, कितना कमज़ोर है, जो कि कुछ क्षण भी सीधे खड़े रहने की हिम्मत नहीं रखता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारा मीडिया किस तरह से एक तरफा हो जाता है, उन्माद फैलाता है, तरह तरह की विकृतियां उसमें आ चुकी हैं। लेकिन इनको रोकने की जब बात होती है, या इन पर जब सवाल खड़े होने की बात होती है, और इसमें जब सरकार की किसी भूमिका की बात होती है, तो अचानक हमें लगता है कि ये तो पूरा सन्नाटा छा गया है, या फिर ये बात एक तरफा की जाने लगती है। और यही वजह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए झाड़ पिलाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वो किस तरह से विवादास्पद है, और वो भी सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा नहीं होता है। लेकिन इस मामले में कम से कम शुरुआत तो कुछ देखने को मिली है, जब चीफ जस्टिस एस बोबडे की अदालत ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा, उसको फटकारा किस लिए कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था तबलीगी मामले में, जो एक याचिका उसके पास आई थी कि इस पूरे मामले को मीडिया ने बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से दिखाया, और मुस्लिम समुदाय को, तबलीगियों को एक इस तरह से पेश किया जैसे वो कोरोना फैलाने वाले हैं, उनके प्रति नफ़रत फैलाई, जहर फैलाया, हिंसा उकसाने की कोशिश की। तो इस पर एक याचिका आई थी, उस पर सुनवाई करते हुए जब सरकार को आदेश दिए गए थे हलफनामा देने के लिए, तो उस हलफनामे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उबल पड़ा। उस हलफनामे को लेकर क्यों उबल पड़ा? अव्वल तो ये कि
सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा एक बहुत ही जूनियर अफसर के द्वारा दिलवाया गया और इससे सुप्रीम कोर्ट का नाराज़ होना स्वाभाविक था। एक प्रोटोकॉल है, आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहे हैं, एक जूनियर अफसर से ये नहीं करवा सकते हैं। फिर चलिए ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो भी बात सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता था उसमें उसने लीपापोती की। मसलन ये कहा गया कि तबलीगी मामले में आप ये बताइए कि मीडिया के कवरेज में कहाँ क्या खामियां थी, और उसको कोई खामियां नहीं दिखी। हलफनामे में कहीं सरकार को कोई खामियां नहीं दिखी। यहाँ तक कि ये था कि उसने ये दलील दी कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है और जो भी चैनलों ने किया वो उसके लिए हकदार हैं, और उन्हें जो उन्होंने किया उसके लिए केंद्र सरकार ने रोकने का कोई उपाय नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी गई। तो ये बात तो समझ में आती है कि सरकार को ये ज़रूरत समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये चैनल, ये पूरा गोदी मीडिया उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था जब वो तबलीगियों को बदनाम कर रहा था, उनके खिलाफ जहर उगल रहा था। तो ये एक लाइन तो समझ में आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से वो अपनी बात रखेगी, ये बड़ा भयानक था। ये इस तरह की असंवेदनशीलता, संवेदनहीनता इस मुद्दे पर और गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाएगी सरकार, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सोचा था। इसीलिए बोबडे साहब एकदम से उबल पड़े, टूट पड़े केंद्र सरकार पर, और उन्होंने टिप्पणी की कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का ऐसा दुरुपयोग कभी देखने को नहीं मिला जो तबलीगी मामले में हम लोगों ने देखा। तो ये बताता है कि सरकार इस सारे पूरे मामले को चुपचाप आंख बंद करके देख रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, उस पर किसी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश भी नहीं करती है, जो कि कानून सम्मत ढंग से किया जा सकता है। जो आईपीसी की धाराएं वो कहती हैं कि आप ऐसे कंटेंट को नहीं दिखा सकते जिससे समाज में हिंसा फैलती हो, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती हो, और यही केबल एक्ट कहता है। लेकिन इन दोनों मोर्चे पर केंद्र सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उठाता है और कुछ करने की कोशिश करता है, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार का रवैया जो है बहुत ही नकारात्मक है, बहुत उदासीन है, बल्कि वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ भी ना करे, कोई भी कदम न उठाए। तो केंद्र सरकार का रवैया बहुत ही साफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो नोट करने लायक हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इससे आगे जाएगा? क्या वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा? क्या वो उसको विवश करेगा कि उन चैनलों के खिलाफ जिन्होंने तबलीगी मामले में इस तरह का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसा कुछ वो निर्देश केंद्र सरकार को देगा? अगर नहीं देता है तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उतनी गंभीरता से नहीं लिया है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ किया है उसको एक हम दिखावटी तेवर मान सकते हैं, क्योंकि जब तक असल में ज़मीन पर उसका असर नहीं होता है, मीडिया पर उसका असर नहीं होता है, तब तक इस तरह की टिप्पणियां भी बेमानी है, क्योंकि हमारा मीडिया ढीठ हो चुका है, बेशर्म हो चुका है, और उस पर इस तरह की चीज़ें असर नहीं करती हैं। तो केंद्र सरकार को विवश करना पड़ेगा। मीडिया चैनल्स को जो इस तरह से चीज़ों को तोड़ और मरोड़ रहे हैं उनको भी मजबूर करना पड़ेगा कि वो जो पत्रकारिता के नियम कानून हैं, जो आचरण संहिता है, उसके हिसाब से व्यवहार करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको ये अंक पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक डीबी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसके यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले हफ्ते अगले शनिवार को मैं फिर आऊँगा उस हफ्ते की तमाम मीडिया से जुड़ी तमाम जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको लेकर, उनके विवेचन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।